Dear students, welcome back in your own class, Sing Science classes associated with PCB classes. In the last video, we discussed about the oogenesis, and today we will discuss about a new topic, structure of human ovum. So, क्लास स्टार्ट करते हैं उससे पहले हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग? एंड कोरोना से बच के रहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और घर पे पढ़ते रहिए आराम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ओवम। तो सबसे पहले तो कुछ कॉमन टर्म्स हैं वो लिखें। तो कोई भी जो ओवम होता है, जो भी ओवम होता है वो कैसा होता है? स्फेरिकल या ओवल होता है। स्फेरिकल और ओवल होता है। इतनी बात समझ में आई? तो कैसा होता है? स्फेरिकल और ओवल होता है। इसके अलावा अगर हम बोले तो ये नॉन मोटाइल होता है। कैसा होता है ये? नॉन मोटाइल होता है, मतलब डू नॉट हैव फ्लैजिला। डू नॉट हैव फ्लैजिला। फ्लैजिला इनके पास नहीं होता। ठीक है। अब अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो इट कंटेन, जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होता है? इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। और यहां पर साइटोप्लाज्म को जनरली हम क्या बोल देंगे? साइटोप्लाज्म को जनरली यहां पर हम बोल देते हैं ऊप्लाज्म बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ऊप्लाज्म बोल देते हैं। इन जो साइटोप्लाज्म है उसको हम क्या बोल देते हैं? ऊप्लाज्म। एक्चुअली होता क्या है कि यहां पर अगर हम बोले तो साइटोप्लाज्म को टू कैटेगरी में डिवाइड कर लें। एक कर लें हम एक्सोप्लाज्म और एक कर लें ऊप्लाज्म। अगर आप खाली भी ऊप्लाज्म बोलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, और अगर हम बेसिकली बोले तो किसमें? एक्सोप्लाज्म और ऊप्लाज्म में क्या होता है? ये डिवाइडेड होता है। अगर आप खाली ऊप्लाज्म भी बोलोगे तो भी चलेगा, चाहो तो हम यहां पर लिख भी देते हैं। चलिए, ऊप्लाज्म। ठीक है। अब अगर हम इसके साइज की बात करें, किसकी बात करें? साइज की बात करें तो ओवम एक लार्ज सेल होती है कंपेयर टू अदर सेल्स ह्यूमन बॉडी की, और इसका जो साइज होता है वो 100 माइक्रोमीटर होता है। साइज कितना होता है इसका? साइज हो गया इसका अबाउट 100 क्या होता है? माइक्रोमीटर होता है। 100 माइक्रोमीटर। तो ये बात हो गई किसकी? साइज की, कि कितना हो गया? 100 माइक्रोमीटर हो गया। ठीक है। तो ये कुछ जर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ओवम की बात हो गई। और अब हम अगर बात करें इसके स्ट्रक्चर की तो सिंपल सा है, जैसा कि सारी सेल में होता है, इसके पास भी क्या होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। क्या होगी? इसके पास भी बाकी सेल्स की तरह जो होता है क्या होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहां पर हम क्या मेंशन कर लेते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए एक्चुअल में एक यूनिक टर्म यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं हम? वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। तो यहां पर हम लिख लें क्या? वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। तो हमने क्या किया? सिंपल सा हमने आपको क्या बताया कि एक सेल है, हर सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। इनके पास भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसको हमने जनरली क्या बोल दिया? वाइटेलाइन मेम्ब्रेन बोल दिया। अब
अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये सेल है तो सिंपल सी बात है, इसके पास क्या होगा, न्यूक्लियस भी होगा। हालांकि यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है, अगर हम बात करें बेसिकली, तो हम यहाँ पर देखें तो जो सेकेंडरी oocyte के स्ट्रक्चर्स को पढ़ रहे हैं बेसिकली, क्योंकि जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन, जब सेकेंड मियोटिक डिवीजन यानी मियोसिस सेकेंडरी oocyte में कंप्लीट होती है तो एक्चुअल में तो न्यूक्लियस दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उस टाइम पर दिखती ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ पर हम क्या ड्रॉ कर लेते हैं, न्यूक्लियस ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो हमने पिछली लाइन बोली वो कंडीशनली बोली है, हम जो पढ़ा रहे हैं आप इसको कैरी ऑन करिएगा। तो ये न्यूक्लियस हो गया। जो न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा सा एक साइड में होता है, वो थोड़ा सा क्या होता है, एक साइड में प्रेजेंट होता है। फिर इसके अलावा क्या होगा, इसमें साइटोप्लाज्म होगा। क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। तो अगर हम सिंपल सी बात करें तो ये जो साइटोप्लाज्म है, हमने इसको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया क्या, तो यहाँ पर 2 कैटेगरी में कर लेते हैं इसको। मतलब कुछ आउटर जो कॉर्टेक्स पर होगा, इसको हम क्या बोल देते हैं, एक्सोप्लाज्म। क्या बोल देते हैं, एक्सोप्लाज्म। और जो सेंट्रली होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको आगे करके लिख ले, क्योंकि अभी कुछ हमें स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। इसको हमने लिख दिया एक्सोप्लाज्म। और ये जो सेंट्रली है इसको हम क्या बोल दें, जो कि डेंस होता है, इसको हम बोल दें ऊप्लाज्म। क्या बोल दें, ऊप्लाज्म बोल दें। तो अभी कुछ नहीं हुआ, और ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। दिस वन इज न्यूक्लियस, यहां पर मेंशन कर देते हैं। ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। अब अगर हम बात करें, ये जो oocyte है ये अपने लिए क्या करता है, कुछ सब्सटेंस सेक्रेट करता है। यानी ये जो oocyte है ये क्या करेगा, अपने लिए एक सब्सटेंस सेक्रेट करेगा, और सब्सटेंस सेक्रेट करके अपने चारों ओर एक नॉन सेलुलर लेयर का फॉर्मेशन कर लेता है। इसने क्या किया, एक जेली लाइक सब्सटेंस सेक्रेट किया अपने चारों ओर, जो कि ट्रांसपेरेंट भी होता है। कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और ये थिक होती है एक्चुअली, तो थोड़ा सा थिक बना लें इसको। तो इसने क्या किया, इस oocyte ने अपने चारों ओर एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड से बना हुआ सब्सटेंस सेक्रेट किया, और अपने चारों ओर एक नॉन सेलुलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई भी सेल्स नहीं होती, एक लेयर का फॉर्मेशन कर लेता है। और इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, जोना पेलुसिडा। तो ये सेक्रेट किसने किया, जोना पेलुसिडा को बनाने के लिए सेक्रीशन किसने दिया है, oocyte ने दिया है। किसने दिया है, oocyte ने दिया है। तो ये oocyte ने सेक्रीशन किया, और क्या सेक्रीट करता है, एक्चुअली ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है, और एक्चुअली ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो जोना पेलुसिडा है वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है किसकी, म्यूकोपॉलीसैकेराइड की। किसकी बनी होती है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है, ये ट्रांसपेरेंट होती है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि ये स्पेसिफिक फर्टिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यानी ये जो जोना पेलुसिडा है, ये जोना पेलुसिडा रिस्पॉन्सिबल होती है किस लिए, फॉर स्पेसिफिक फर्टिलाइजेशन। और इसके अलावा अगर हम बात करें इस जोना पेलुसिडा की, तो इस जोना पेलुसिडा और क्या करती है, प्रिवेंट
पॉलीस्पर्मी। क्या प्रिवेंट करती है ये? पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करती है। ठीक है, पॉलीस्पर्मी का मतलब क्या होता है? पॉलीस्पर्मी का मतलब है कि सिर्फ सिंगल स्पर्म इस ओवा के साथ फ्यूज कर पाए। तो प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी एंड स्पेसिफिक फर्टिलाइजेशन के लिए ये जोना पेलोसिडा रेस्पॉन्सिबल होती है। अब होता क्या है कि जो फॉलिकुलर सेल्स होती हैं या जो ग्रेनुलोसा सेल्स होती हैं वो इस जोना पेलोसिडा के साथ स्टिक रह जाती हैं। क्या रह जाती हैं? स्टिक रह जाती हैं। तो इस जोना पेलोसिडा के बाहर क्या प्रेजेंट होती है? कोरोना रेडिएटा प्रेजेंट होती है। और ये किसकी बनी होती है? फॉलिकुलर सेल्स की बनी होती है। और ये जो लेयर होती है 2 to 3 लेयर, ये कंफर्म नहीं होता लेकिन कितनी लेयर होंगी इसके? 2 to 3 लेयर। अगर हम यहां पर ड्रॉ करें तो इस तरीके से ये ड्रॉ कर लें। ये एक लेयर हो गई मान लिया। ये एक लेयर हो गई। इस तरीके से यहां पर एक लेयर और हो सकती है। ये दूसरी लेयर हो गई। ठीक है, या 3 लेयर सेल्स भी हो सकती है, यानी जो सेल्स की लेयर होंगी वो कितनी होंगी? 3 सेल्स लेयर्ड। ठीक है, तो ये सबसे आउटर में क्या हो गई? कोरोना रेडिएटा हो गई। क्या हो गई? कोरोना रेडिएटा। किसकी बनी है? किसकी बनी है ये? फॉलिकुलर सेल्स की। किसकी बनी है? फॉलिकुलर सेल्स की या ग्रेनुलोसा सेल्स या ग्रेनुलोसा सेल्स से। और ये कितनी होती है? 2 to 3 सेल्स, यानी जो इनकी लेयरिंग होती है 1 सेल 2 सेल 3 सेल, 2 या 3, एक की नहीं होगी, 2 की होगी या 3 की होगी। तो अब अगर हम देखें तो ओवा के पास 3 अगर देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई जिसको हम वाइटेलाइन मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। उस वाइटेलाइन मेम्ब्रेन के बाहर क्या हो गई? जोना पेलोसिडा हो गई, जो किसने सेक्रीशन से बनी है? oocyte के सेक्रीशन से बनी है। फिर क्या हो गई? ये कोरोना रेडिएटा। और ये कोरोना रेडिएटा किसकी बनी होती है? फॉलिकुलर सेल्स की बनी होती हैं या ग्रेनुलोसा सेल्स होती हैं ये। और इनकी थिकनेस कितनी होती है? 2 to 3 सेल्स। हम ये भी बोल सकते हैं कुछ कंडीशंस में कि जो जोना पेलोसिडा के लिए सेक्रीशन होता है वो कौन प्रोवाइड कराता है? ये फॉलिकुलर सेल्स भी प्रोवाइड कराती हैं, यानी oocyte भी और फॉलिकुलर सेल्स भी जोना पेलोसिडा के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। इस कोरोना रेडिएटा की अगर हम बात करें तो एक्चुअली होता क्या है कि ये जो कोरोना रेडिएटा हैं ये फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद डिसअपियर हो जाएंगी। फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद क्या हो जाएंगी? डिसअपियर हो जाएंगी। और क्या वर्क होता है कोरोना रेडिएटा का? अगर हम और वर्क करें इस कोरोना रेडिएटा के फंक्शनिंग के बारे में बात करें तो इस कोरोना रेडिएटा का एक फंक्शन ये भी होता है कि प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह बिहेव करती है। और जो ये प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह बिहेव करती है, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट थिंग है कि ये कुछ प्रोटीन प्रोवाइड कराती है जिनको हम एज अ न्यूट्रिएंट भी बोल सकते हैं, यानी जो ये पूरा का पूरा ओवा है इसको ये न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड कराती है। ठीक है, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट थिंग बात करें कि जो ह्यूमन ओवम होता है ये क्लिडोइक होता है। कैसा होता है? ये इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो ह्यूमन ओवम होता है वो कैसा होता है? क्लिडोइक होता है। क्लिडोइक का मतलब क्या होता है? क्लिडोइक का मतलब होता है कि दे डू नॉट हैव एनी हार्ड कवरिंग। क्लिडोइक का मतलब होता है डू नॉट हैव एनी हार्ड कवरिंग, यानी इनके पास कोई हार्ड कवरिंग नहीं होती। ठीक है, तो ऐसे एग को क्या बोलते हैं? क्लिडोइक एग बोलते हैं। तो ह्यूमन ओवम क्लिडोइक एग होता है।
अब आपको एक थिंग बताएं, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और ये जो क्या कहते हैं जोना पेलोसिडा होती है, या हम ये बोले वाइटेलाइन मेम्ब्रेन और जोना पेलोसिडा के बीच का जो स्पेस होता है, इस स्पेस को बोलते हैं पेरी वाइटेलाइन स्पेस। ये बाहर आ रहा है, ये जो स्पेस होता है इसको बोलते हैं पेरी वाइटेलाइन स्पेस। क्या बोलते हैं? पेरी वाइटेलाइन स्पेस बोलते हैं। और अगर हम बात करें जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के टाइम पर जो पोलर बॉडी फॉर्म होती थी, वो पोलर बॉडी इसी में फॉर्म होती थी, ठीक है। और अगर हम बात करें तो एक इंपॉर्टेंट थिंग आपको बताते हैं, उसके बाद इस पे आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ कर दे रहे हैं। जो ह्यूमन एग होता है या जो भी ओवम होता है उसमें पोल्स होते हैं, पोल्स ऑफ ओवम, पोल्स ऑफ ओवम। तो इन पोल्स ऑफ ओवम की बात करें तो इन पोल्स ऑफ ओवम में 2 टाइप के पोल्स होते हैं। कितने टाइप के पोल्स होते हैं? 2 टाइप के पोल्स होते हैं। और ये जो पोल्स होते हैं, पहले तो आपको बता दें, इन पोल्स को बोलते क्या है? एनिमल पोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनिमल पोल। एक होता है एनिमल पोल। क्या होता है? एनिमल पोल। और एक होता है वेजिटल पोल। यानी ये जो पोल्स होते हैं इनको हम क्या क्या बोलते हैं? एक होता है एनिमल पोल और एक होता है वेजिटल पोल। क्या होता है? वेजिटल पोल। एक होता है एनिमल पोल और एक होता है वेजिटल पोल। तो आपको बता दें ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यानी जहां पर एनिमल पोल होगा उसके जस्ट अपोजिट में क्या होगा? वेजिटल पोल होगा। तो अब अगर हम सिंपल सा बोले कि एनिमल पोल कहां पर होता है, तो एक्चुअली अभी हमने बताया कि ये जो पेरी वाइटेलाइन स्पेस है, ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होगा। जो पेरी वाइटेलाइन स्पेस है इसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के टाइम पर जो पोलर बॉडी होती है, वो पोलर बॉडी एक पर्टिकुलर पार्ट से बाहर आती है। मान लीजिए ये पोलर बॉडी है और वो इस रीजन से बाहर आई है। ये मान लीजिए यहाँ पर फर्स्ट पोलर बॉडी थी और ये इस रीजन से बाहर आई है। तो ये वाला जो पोल होगा, इस पोल को हम बोलते हैं एनिमल पोल। क्या बोलते हैं? एनिमल पोल। यानी जिस रीजन से जो पोलर बॉडी होती है वो बाहर आती है उसको हम क्या बोल देते हैं? एनिमल पोल। और इसके जस्ट जो अपोजिट वाला होता है ये, इसको हम बोलते हैं वेजिटल पोल। क्या बोलते हैं? वेजिटल पोल। और यहीं पर एक्चुअली लार्ज अमाउंट में क्या होता है? ऊप्लाज्म प्रेजेंट होता है। हालांकि कुछ बुक्स में ये भी लिखा होता है कि जिस साइड पर ओबा प्रेजेंट होता है, यानी कुछ बुक्स ये बताते हैं कि जो जिस साइड पर ओबा प्रेजेंट होगा वो एनिमल पोल होगा और उसके अपोजिट वाला पोल्स क्या होगा? वेजिटल पोल होगा। तो जनरली लेकिन है क्या कि एक्चुअली जिस साइड से पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी जो फॉर्म हुई थी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करने पर, तो जिस साइड से ये पोलर बॉडी बाहर निकलती है उस पोल को हम क्या बोलते हैं? एनिमल पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनिमल पोल। अब बात आती है कि इस एनिमल पोल का फंक्शन क्या होता है। तो इस एनिमल पोल का फंक्शन होता है कि जो स्पर्म जो है जब फर्टिलाइजेशन के लिए एंटर करता है तो वो इसी एनिमल पोल की तरफ से क्या करता है? एंटर करता है। यानी जो पोल है ये रिसीव करता है स्पर्म को ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। यानी जब फर्टिलाइजेशन होगा तो ये एनिमल पोल ही उस स्पर्म को क्या करेगा? रिसीव करेगा। और ये जो वेजिटल पोल होता है इसमें हमने अभी आपको बताया लार्ज अमाउंट ऑफ ऊप्लाज्म होता है। अब अगर हम दूसरी बात करें तो एक्चुअली जो ह्यूमन एग होता है वो उसमें जो योक होता है वो बहुत ही लिटिल बिट अमाउंट में होता है। क्या होता है? बहुत ही लिटिल बिट या ना के बराबर होता है और बहुत ही डिस्टिंक्ट होता है, हम ये भी बोल सकते हैं। तो ऐसे एग जिसमें योग नहीं होता
उनको एलैसिथल एग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? एलैसिथल एग या माइक्रोलैसिथल एग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोलैसिथल एग या एलैसिथल एग भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन के जो इसमें होता है बहुत ही लिटिल या हम बोले ना के बराबर एग होता है, तो इसलिए हम इसको एलैसिथल एग भी बोलते हैं। यानी जो ह्यूमन एग होता है वो कैसा होता है? एलैसिथल एग होता है। तो ये पूरा का पूरा आपका स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ओवम क्या हो गया? फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे डिफरेंशिएट बिटवीन द स्पर्मेटोजोन एंड ओवम। ओके, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब और चैनल को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। तो लास्ट बात, पढ़ते रहिए, कोरोना कभी भी किसी के उसमें कमी नहीं ला सकता। थैंक यू।